हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। गाइस, सबसे पहले मैं उन बंधुओं को, मित्रों या मेरे भाई बहन को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो मेरे इस वीडियो को बने हुए हैं या इस चैनल से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि इस चैनल पे हमने जीएस का फाउंडेशन क्लास स्टार्ट किए हैं। हमने इसका पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। जो भी मेरे भाई बहन नहीं देखे हैं, एक बार अवश्य जाकर देखें। दोस्तों, फाउंडेशन का फर्स्ट सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री अपलोड किए हैं। जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन पूछता है, इसका वेटेज काफी अधिक है। अगर आपका 100 क्वेश्चन का जीएस का है, कम से कम 15-17 क्वेश्चन कंफर्म है कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहेगा। इसलिए हमने फर्स्ट सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री को ही चुना है। इसका पार्ट 1 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आज पार्ट 2 पर हम लोग करेंगे डिस्कस। और इसका मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है मुगल वंश। यानी मुगल वंश में सब जितना भी शासक बने थे, उसका सभी का सभी शासक को हम लोग को इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि बाबर से लेके औरंगजेब तक जितना भी महान शासक हुए, 6 जो हुए थे, वो सभी पढ़ना है मध्यकालीन में। औरंगजेब के मृत्यु के बाद जितना भी शासक हुए थे कमजोर किस्म का, वो सब पढ़ना है। आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। दोस्तों, बता दूं कि यह जो है बैच है, ये खासकर बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है। और ये जो भी हम पढ़ाएंगे वो सभी डीपली में होगा, डेप्थ में होगा। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक मेरे लेक्चर को सुनिएगा और जितना भी हम बताएंगे क्वेश्चन, हम जितना भी जीएस पढ़ाएंगे उसको ध्यान से नोट कीजिएगा अपने कॉपी में। आपको और एक और बात है, जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ाएं तो जाकर अपना सेट जब मारिएगा, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। कुछ हम टॉपिक पढ़ाने के बाद, जैसे मुगल वंश का टॉपिक हो जाएगा, जब हम कंप्लीट कर लेंगे पूरा डिटेल, तब आप जब बनाइएगा क्वेश्चन बैंक बिहार पुलिस का या बिहार दरोगा का, कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग अपना ज्यादा टाइम नहीं अति करेंगे, बिताएंगे बोलने में। हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पार्ट 2 मुगल वंश। ठीक है, हमने इसके पहले वाले पार्ट 1 वीडियो में, मतलब इसके पहले वाले जो वीडियो अपलोड किए थे पार्ट 1, उसमें हमने डिस्कस किया था औरंगजेब के मृत्यु के बाद जो शासक बना, यानी बहादुर शाह प्रथम, उसके बारे में डिस्कस कर दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु के बाद जो शासक बने थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु के बाद एक नई चीज की शुरुआत हुई थी। उनका नाम था किंग मेकर। वहीं से गुटबंदी शुरू होती है। देखिए ध्यान से, नई शुरुआत होती है किंग मेकर की। किंग मेकर, ध्यान से मेरी बात को सुनना है कि किंग मेकर का मतलब होता है राजा बनाने का होड़। राजा खुद बनते नहीं थे, दूसरे को बनाते थे। यानी शासक तुम रहो, लेकिन प्रशासनिक अधिकार मेरे पास रहेगा। इनके पास क्या होती थी? प्रशासनिक अधिकार। है ना, इनके पास होते थे प्रशासनिक अधिकार। अब देखिए, यहीं से गुटबंदी शुरू होती है। गुटबंदी की शुरुआत कहां से होती है? बहादुर शाह प्रथम के मृत्यु के बाद से होती है गुटबंदी। और गुटबंदी की शुरुआत यही लोग राजा बनाने के होड़ में अपने आप को झोंक देते थे युद्ध में। हम बनाएंगे राजा तो हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि राजा बने कोई और, लेकिन उसका सबका सब बागडोर अपने हाथ में रखते थे। ठीक है, देखिए गुटबंदी में कौन थे? पहले थे, नंबर 1 थे ईरानी गुटबंदी। कौन थे? ईरानी गुटबंदी। दूसरे थे आपको तुरानी गुटबंदी। तीसरे थे आपको हिंदुस्तानी गुटबंदी। हिंदुस्तानी गुटबंदी। चौथा था आपको
अफगानी गुटबंदी, अफगानी गुटबंदी। देखिए, जब बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु होती है, उनके बेटों के बीच युद्ध छिड़ जाती है, लेकिन उसमें एक बेटा कहीं ना कहीं बनता है शासक। आपको बता दूं वो शासक कैसे बनता है, वो अमीरों के हेल्प से बनता है। किसके हेल्प से बनता है? यानी कौन किससे बनता है? यानी बहादुर शाह प्रथम, बहादुर बहादुर शाह प्रथम। जब बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु होती है, ठीक है, तो एक जब मृत्यु होती है तो इनके बेटों के बीच युद्ध होती है। इनका बेटा होता है जहादर शाह, जहादर शाह। बहादुर शाह के मृत्यु के बाद जहादर शाह प्रथम क्या होता है? ये बनता है शासक। लेकिन आपको बता दो, उस समय सबसे ताकतवर थे अमीर थे। अकेले अपने दम पर नहीं बने, नहीं तो अकेले दम पर बनते तो बन ही नहीं पाते, तो उतना शक्तिशाली था ही नहीं। इसलिए उस समय होते थे अमीर, अमीर थे, अमीर उस समय बहुत मजबूत थे। अमीर का मतलब होता है कुलीन, कुलीन का अर्थ होता है उत्तम होता है, क्या होता है? उत्तम या श्रेष्ठ, ताकतवर होता है। ध्यान सुनिएगा, ये अमीर, अमीर कुलीन, अमीर मतलब कुलीन उत्तम, ये अमीर थे। अमीर के सहायता से जहादर शाह शासक बना, और ये अमीर जो था ये ईरानी गुटबंदी के था। किसे था? ईरानी गुटबंदी। और इस अमीर में सबसे शक्तिशाली था, कौन था? जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां। इस अमीर कौन थे? जुल्फिकार खां, जो ईरानी गुटबंदी के था, है ना। इनका संबंध किस गुटबंदी से? ईरानी गुटबंदी से था। ये बहुत ताकतवर था। इन्हीं के समर्थन पाकर, यानी ये अमीर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अमीर। इसी को बोलते थे अमीर। और उस समय अमीर बहुत से आदमी थे, और इनका संबंध किस था? ईरानी गुटबंदी से था। लेकिन ये उस समय बहुत ताकतवर थे। इन्हीं के समर्थन से जहादर शाह शासक बनने में कामयाब होता है। ध्यान सुनिएगा, जब जहादर शाह जब बनता है, जब शासक बनता है, ये कब? आपको ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, या जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं या मेरी बहन देख रही है, तब ध्यान से लेकर के मेरे सुनना है। आराम से यही बात हो जाएगा याद, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। जो भी हम पढ़ाएंगे एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। ध्यान सुनिए, अटैच है बोल सकते हैं ना। यानी जहादर से जब शासक बना, इनका शासन कब से कब तक है? 1712 से 1713। तो तब हम उस ये एक साल के लिए बना था, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत कमजोर था, लापरवाह भी था। देखिए, जहादर से जब शासक बना, तो शासक बना कैसे? अमीर, मतलब अमीर के सहयोग से बना। कौन अमीर थे? जुल्फिकार खां थे। ये किस गुटबंदी से थे? ईरानी गुटबंदी से थे। और ये जो है, जब ये शासक बना तो इनका वजीर भी बना। वजीर क्या बना? वजीर मतलब प्रधानमंत्री होता है ना। ये जो शासक बना, राजा बना, लेकिन राजा ये बना जहादर शाह, और राजा जहादर शाह का वजीर कौन बना? आपका जुल्फिकार खां। इनका जो नाम था, ये मीर बख्शी के नाम से था। क्या थी? मीर बख्शी के नाम से भी जाना जाता था, मीर बख्शी ना। जुल्फिकार खां को हम लोग मीर बख्शी के नाम से भी जानते थे, जानना जाता है, जानते हैं। और ध्यान सुनिएगा, जुल्फिकार खां जो थे, जो ईरानी गुटबंदी से थे। और एक और बात है, जब ये शासक बने तो ये का ये प्रशासनिक जो अधिकार होता है, प्रशासनिक जो अधिकार होता है, प्रशासनिक अधिकार ना अपने पास रखा। आप लोग जानते हैं, जो मुगल वंश के जो शासक थे, वो कठपुतली की तरह बंद कर रह जाते थे। किसका? अमीरों का। क्योंकि उनके पास कोई साधन था ही नहीं, कुछ कर नहीं सकते ही नहीं थे, कमजोर तो था ही। जो मुगल वंश जो शासक हुए, सभी के सब कमजोर हुए। यहाँ है जुल्फिकार खां जो थे, ये काफी शक्तिशाली था। इनके कठपुतली बन रह जाता था, जो भी बोलता था वो करता था, ठीक है।
यानी प्रशासनिक जो भी अधिकार था उस सबका सब अपने हाथ में ले रखा था, क्योंकि कमजोर है इसे साम्राज्य नहीं संभाल पाएगा। इसलिए इसलिए देखिएगा, इसलिए इसने सबका सब प्रशासनिक अधिकार अपने पास रखा था। दूसरी बात है कि अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, जुल्फिकार खान ने मैत्री संधि की। क्या की? मैत्री संधि की। मैत्री संधि की किसे की? राजपूतों से की। राजपूतों से की और हिंदू हिंदू सरदारों से की। हिंदू सरदारों से की और उसके बाद मराठों से भी की। क्योंकि डर था इनको कि मेरा साम्राज्य नहा तस न करे। ठीक है, क्योंकि जुल्फिकार खान जो थे वो जहादर शाह के वजीर थे। अब प्रशासनिक अधिकार जो था इन्हीं के पास था। ठीक है, इसीलिए अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए इसने राजपूतों से, हिंदू सरदारों से और मराठों से मैत्री संधियां कर ली ना। और तो देखिए, ध्यान सुनिए पहले, एक और बात है जहादर शाह के बारे में। इसे जो एक जहादर शाह था, एक प्रकार का ये जो जहादर शाह जो था, यह शिष्टाचार या सद्व्यवहार या शालीनता, क्या होता है? शालीनता में कमी था। यह शिष्टाचार करता ही नहीं था, या सद्व्यवहार या शालीनता में काफी कमी थी। इसीलिए एक मुगल इतिहासकार आता है, मुगल इतिहासकार उसी समय का मुगल इतिहासकार इरादत खान। कौन थे? इरादत खान। हाँ, यानी जो यह शिष्टाचार, सद्व्यवहार, शालीनता में काफी कमी था इनके पास, इसलिए उस समय के मुगल इतिहासकार कौन थे? इरादत खान ने इसे लंपट मूर्ख का उपाधि से नवाजा था। कौन? इरादत खान ने, है ना। इरादत खान ने इन्हें क्या कहा? लंपट मूर्ख नाम से। क्या नाम दिया? लंपट मूर्ख के उपाधि से इसे उपाधि दिया था या नवाजा था। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, जो जुल्फिकार खान थे ये कुछ प्रमुख कदम उठाए थे। कौन कौन से कदम उठाए थे? आइए हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहां से हम लोग पढ़ते हैं, ये काम करते हैं, इसको साफ करते हैं ना। ये देखिए, ये जो जुल्फिकार खान, देखिए जुल्फिकार खान जो थे अपने साम्राज्य, उस समय तो प्रशासनिक अधिकार इसके पास था, जुल्फिकार खान के पास था। इसने क्या किया? अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूतों से, मराठों से, हिंदू सरदारों से मैत्री संधि कर ली। लेकिन उसके बाद इसने क्या किया? कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, है ना। जब संधि कर ली तो उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, ठीक है ना। ये महत्वपूर्ण कदम उठाए, ध्यान सुनिएगा। कौन सा कदम उठाए थे? यानी अमेर के राजा, क्या नाम था? अमेर सवाई जय सिंह, हाँ, जय सिंह, यानी अमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि थी, मिर्जा राजा की उपाधि थी, मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। इसने क्या किया? जुल्फिकार खान ने क्या किया? इनके पास प्रशासनिक अधिकार था। इसने क्या किया? अपने साम्राज्य को विस्तार करने, मजबूत करने के लिए 3 आदमी से, यानी कौन? राजपूत से,
मराठा से और हिंदू सरदार से मैत्री संधिया कर ली ताकि वो आक्रमण ना करे, ठीक है, और आराम से मतलब साम्राज्य विस्तार शांति भाव बना रहे उस साम्राज्य में। उसने उसके प्रति एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। कौन कौन सा महत्वपूर्ण कदम था? हाँ देखिए, जो राजपूत राजा थे, आमेर के राजा सवाई जय सिंह, ये राजपूत थे। सवाई जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी और इन्हीं को मालवा का सूबेदार बना दिया। सूबेदार, ठीक है, सूबेदार बना दिया। यानी आमेर के राजा को सवाई जय सिंह, आमेर राजा कौन थे? सवाई जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी और मालवा का सूबेदार बनाया। कौन? जुल्फिकार खान। यही प्रशासनिक का बागडोर संभालते थे। दूसरी बात यह है, इसने क्या किया, मतलब कि ये प्रशासनिक अधिकार था, शासक कौन था? आपका जहादर साहब था। वो तो लंपट मूर्ख था, किसी को शिष्टाचार या सद्व्यवहार या शालीनता उसको आती ही नहीं थी, बहुत कम था। इसीलिए इरादत खान ने उसे लंपट मूर्ख की उपाधि से नवाजा था। उसका सभी का सभी बागडोर, अधिकांश मतलब बागडोर कौन संभालता था? जुल्फिकार खान संभालता था। बहुत मजबूती था, बहुत चतुर भी था। देखिए, एक और काम है इसने कदम उठाया था। एक था मरवार का राजा, हाँ, मरवार के राजा अजीत सिंह को मरवार राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दी। क्या दी थी? महाराजा की उपाधि। महाराजा की उपाधि दी थी। और इन्हीं को क्या किए थे? गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। गुजरात का, ठीक ना, इन्हीं का किया गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। कौन? जुल्फिकार खान ने। और एक और बात है, मतलब जुल्फिकार खान एक वजीर था, जो भी काम होता था वो शासक के मिलजुल कर होता था। हालांकि शासक क्या था? मूर्ख था। प्रशासन, जो भी प्रशासनिक अधिकार था, कौन संभालता था? ये जुल्फिकार खान है। इसने ही सब महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। मैत्री संधि करने में भलाई थी, क्योंकि अगर मैत्री संधि न करता तो कहीं ना कहीं इसको क्षति होती। इसीलिए ये चालाकी किया कि राजपूत से, हिंदू सरदार से, मराठों से संधिया कर ली। आइए अब देखते हैं तीसरा जो कहता है ये मराठा, जानते हैं, मराठा से संधिया की, लेकिन शर्त यह था कि दक्कन हैदराबाद के साइड में है ना, दक्षिणी इलाका, जो दक्कन जो क्षेत्र था उसमें चौथ कर और स्वदेश मुखी कर, चौथ कर और स्वदेश मुखी कर। देखिए, मराठा क्या करता था कि दो कर वसूलता था। एक चौथ कर, यानी चौथ कर का मतलब होता है कि बगल से जो क्षेत्र जीता होता था वो क्षेत्र से 1/4 हिस्सा, 1/4 कर वसूलता था। ये था स्वदेश मुखी, है ना। स्वदेश मुखी तो जीत का चौथाई भाग है ना। जीत जो क्षेत्र को जीता था उस क्षेत्र से 1/4 कर के रूप में लेता था। स्वदेश मुखी था राजस्व जो कर था 10% अतिरिक्त कर था। कौन? स्वदेश मुखी। ध्यान सुनिएगा, मराठा द्वारा जीता गया क्षेत्र में 1/4, 1/4 कर लेता था, है ना। चौथ का मतलब 1/4। स्वदेश मुखी राजस्व विभाग का जो कर था वो 10% अतिरिक्त कर लेता था, उसको बोलते थे स्वदेश मुखी। 10% अतिरिक्त कर। मराठा से जब संधि हुई, मैत्री संधि हुई, तो इस शर्त हुई कि आपको कर नहीं वसूलना है, हमारे अधिकारी कर वसूलेंगे और वसूलने के बाद आपके अधिकारी को सौंप दिया जाएगा, आपको नहीं वसूलना है। कौन? मुगल से मैत्री संधि हुई, क्योंकि वजीर कौन था? जुल्फिकार खान।
और प्रशासनिक अधिकार किसके पास था? जुल्फिकार खान का था। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर था और चतुर भी था। और लंपट में मूर्ख कौन था? आपको जहादर शाह था, क्योंकि शालीनता, व्यवहार और उसके बाद था शिष्टाचार में काफी कमी था, इसीलिए इजाजत खान ने उसे लंपट मूर्ख की उपाधि दी थी। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। हाँ, ये हम लोग पढ़ लिए चौथ। अब आते हैं हम लोग देखिए ध्यान से। जहादर शाह ने एक नियम निकाला था, जो टोडरमल का टोडरमल का है ना, जो टोडरमल क्या बोलते हैं, टोडरमल, जो टोडरमल का बंदोबस्त कानून था, उसके बजाय एक ठेकेदारी व्यवस्था को अपनाया। अब देखिए टोडरमल का बंदोबस्त कानून क्या है। टोडरमल का बंदोबस्त कानून है, देखिए यहाँ पे कुछ समझ में आ जाएगा। जहादर शाह था, भू राजस्व का व्यवस्था का हम बात बता रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग टॉपिक शुरू है, इजारा या भू राजस्व का ठेके का प्रथा। जहादर शाह ने टोडरमल के भू राजस्व बंदोबस्त की बजाय उसने ठेकेदारी व्यवस्था को अपनाया था। कारण ये है कि टोडरमल का भू राजस्व बंदोबस्त क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसानों को फिक्स कर था। क्या था? फिक्स कर था, यानी किसानों को जो कर के रूप में देना पड़ता था वो फिक्स था कि इतना रुपया देना है। उससे किसान क्या होते थे, खुश रहते थे हमेशा, उसकी बचत होती थी और फायदा भी होते थे। कब? टोडरमल का भू राजस्व बंदोबस्त के कानून के तहत किसानों क्या होता था, फिक्स देना पड़ता था कर, लिमिट में। लेकिन जहादर शाह ने क्या किया कि टोडरमल के भू राजस्व बंदोबस्त की बजाय उसने ठेकेदारी व्यवस्था को अपनाया। ठेकेदारी व्यवस्था में क्या होता है, इसने क्या किया, ठेकेदारी व्यवस्था को अपनाया, यानी इसको अपनाया, ठेकेदारी व्यवस्था, यानी ठेकेदारी कानून को अपनाया। इसमें क्या होता था कि जो व्यक्ति जितना अधिक बोली लगाता था उसी को दिया जाता था भू राजस्व कर वसूली के लिए। यानी अगर मान के चलिए कि 10 आदमी है, उसमें कोई लगा दिया कि हम 5 लाख देंगे तो हम 10 लाख देंगे, कोई बोला 15 लाख देंगे, कोई बोल देगा कि हम 20 लाख देंगे, कोई बोला कि हम 25 लाख देंगे, कोई बोला 30 लाख देंगे। तो जो अधिक बोला, जो 30 लाख बोला, उसी को दिया जाएगा कि जाओ भू राजस्व अपना कर वसूलो। अब वो तो दे दिया, शासक को दे दिया पैसा, जो अधिक बोली लगाया वो दे दिया शासक को, मुगल शासक को दे देगा पैसा 30 लाख। लेकिन जब वो कर वसूलने जाएगा किसानों से तो उसके ऊपर कोई मालिकाना नहीं रहेगा, वो खुद रहेगा मालिक। इसीलिए उस समय किसानों पर जो मन में आता था वही कर वसूलता था। मन में आया 10 रुपया, मन में आया 20 रुपया, मन में आया 30 रुपया, उसके ऊपर कोई दबाव था ही नहीं, क्योंकि मुगल ने उनसे रुपया ले लिया था सबसे उच्च बोली लगाकर। ये जो थे, जो लगा थे बोली, जो देता था उनको उच्च दाम पर, उच्च रुपया जो देता था, जैसे जो जितना दाम लगाया, अधिक बोली लगाया, वो जाकर शासक को जाकर दे दिया। उसके बाद अपना मनमानी करता था किसानों पर, अत्याचारी, वो काफी रुपये लेता था कर के रूप में। ऐसी स्थिति में किसान का बस से बदतर होता गया, काफी किसान मर गया, क्योंकि जब बचते नहीं होगा, जब उसके पास तो वो कर क्या देगा। उसी को बोलते हैं ठेकेदारी व्यवस्था। क्या समझो, जो अधिक उच्च बोली लगाता था शासक के सामने, तो उसी को मिलता था भू राजस्व का वसूली करने का हक। अब भू राजस्व का जो वसूली करता था वो मनमानी तरीके से करता था, बहुत अधिक कर लेता था, जिसके कारण किसानों को बहुत अधिक कष्ट सहना पड़ता था। कितना किसान मर जाता था बिना भूखे। अब मान लीजिए कि जो पैसा लगाया उतना खर्च निकल ही नहीं रहा है, उसका बाल बच्चा ढंग से खाना खा नहीं रहा है,
उसका पैसा बचबे नहीं करेगा तो अपने परिवार को चलाए कैसे। उस समय बहुत किसान की स्थिति दुर्दशा हो गई। ठीक है, तो जहादर शाह ने टोडरमल का भूरा स्वर्ग की बंदोबस्त की बजाय ठेकेदारी व्यवस्था को अपनाया। ठीक है ना, उसमें स्थितियां कमजोर होती गई, लेकिन इसको बस प्यार था पैसा का। हमको बस जो बोली जो अधिक देगा पैसा उसी को हम देंगे आपको भूरा स्वर्ग उसूलने का कर। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं मुद्रा पर। ठीक है, इसने ही, हाँ एक और बात है, यह ठेकेदारी व्यवस्था जो मतलब क्या पता है, जो अधिक बोली लगाता था उसी को मिलता था भूरा स्व उसूलने का हक। और यह ठेकेदारी व्यवस्था सबसे पहले बंगाल में लगा था। कौन कहाँ लगा था, ये लगा था सबसे पहले बंगाल में। बंगाल में लगा था, और लगाने वाला कौन था सबसे पहले, जहादर खां ना, जहादर शाह, जहादर जहादर शाह। ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी ठेकेदारी व्यवस्था को सबसे पहले बंगाल में लगाया गया, और लगाने वाला कौन सा शासक, जहादर शाह था, है ना। इसने टोडरमल के भूरा स्वर्ग बंदोबस्त छोड़कर, इसको न अपनाकर इसने ठेकेदारी व्यवस्था, ठेकेदारी व्यवस्था को ही बोलते हैं इजारा या भूरा स्वर्ग या ठेके का प्रथा, इसी को बोलते हैं ठेकेदारी प्रथा। ठीक है ना, इसी को अपनाया। और यह सबसे पहले कहां अपनाया गया, बंगाल में शुरू किया गया था। और शुरू करने वाला कौन सा था, जहादर शाह, यानी लंपट मूर्ख कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं आपको हमने बता दिया। अब आते हैं मुद्रा पर, कहते हैं मुद्रा पर। इसने मुद्रा भी जारी किया था, है ये कौन, जहादर शाह ने। मुद्रा में कौन सा किया था, मुद्रा में जारी किया था सोने चांदी, तांबे के सिक्के, है ना, सोने चांदी तांबे के सिक्के पर फारसी भाषा में शेर या उसको बोलते हैं फारसी भाषा में शेर या दोहे भी अंकित करवाया था। शेर सिक्के पर फारसी भाषा में शेर या दोहे बोलते हैं, दोहे को अंकित करवाया था, है ना। ध्यान सुनो, ध्यान से, हाँ बस ध्यान से मेरे लेक्चर सुनना है और नोट करना है, आपको सबका सब समझ में आएगा। इसने मुद्रा भी चलाया था। कौन मुद्रा, सोने चांदी तांबे के सिक्के पर फारसी भाषा में से दोहे को अंकित करवाया था। क्या चीज, दोहे को अंकित करवाया था। इसने दो दोहे का उपयोग किए थे। कौन कौन, इसने दो दोहे को अंकित करवाया था। इसे दो दोहे को उपयोग किए थे या अंकित करवाए थे। इसने दो दोहे को उपयोग किया, है ना। कौन कौन, अब्बू अल फतेह, ठीक है, अब्बू अल फतेह। और नंबर 2 किरान साहब, क्या, हाँ साहब किरान। ठीक है, इसने दो दोहे को उपयोग में किया था। कौन कौन, अब्बू अल फतेह एवं साहब किरान। ठीक है, इसके द्वारा जारी किए गए स्वर्ण मोहर में, जो स्वर्ण मोहर जारी किए थे उसमें मुस्ताफिर उल मुल्क, देखिए ध्यान से, इसके द्वारा जारी किए गए स्वर्ण मोहर यानी जहादर शाह ना, ये स्वर्ण मोहर का भी जारी किया था। लेकिन स्वर्ण मोहर में इसने अंकित कराया था क्या चीज, यानी मुस्ताकिर उल मुल्क। कौन, मुस्ताकिर उल मुल्क। हाँ, इसने स्वर्ण मोहर में मुस्ताकिर उल मुल्क, अर्थात इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अर्थात ना राज्य का निवास, क्या बोलते हैं, अर्थात राज्य का निवास बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? राज्य का निवास, यानी अकबराबाद। क्या बोले हैं? अकबराबाद, अकबराबाद इसको बोलते थे। अकबराबाद को वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? आगरा कहते हैं। वर्तमान में इसे आगरा के नाम से नाम से जाना जाता है। ये सब अंकित करवाया था, कहते ये सब अंकित किया था, ये सब अंकित करवाया था। ठीक है, यानी जहादर शाह जो था उसने स्वर्ण मोहर को अंकित करवाया था मुस्ताकिर, क्या है? मुस्ताकिर उल मुल्क। इसका मतलब होता है राज का निवास। क्या बोलते हैं? राज का निवास बोलते हैं, यानी अकबराबाद। क्या बोलेंगे? यानी अकबराबाद। इसे बोलते हैं मुस्ताकिर उल मुल्क, अर्थात राज का निवास यानी अकबराबाद, जो वर्तमान में इसे बोलते हैं आगरा के नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान में इसे आगरा के नाम से जाना जाता है, इसने अंकित करवाया था कहाँ? स्वर्ण मोहर पर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब, और साथ में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, कुछ ना कुछ लिखें, जो भी आपको समझ में आता है अच्छा है, या आपको नहीं समझ में आता वो भी लिखिए, ताकि हमको तो कुछ मनोबल बढ़े। इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो पर। अगले जब बार वीडियो अपलोड करेंगे पार्ट 3, तो हम लोग जहाँ छोड़े हैं इसके बाद वाले शासक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।